जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। प्रभात पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन आज हम लोग आपके साथ करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। यह डिस्कशन 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके किया जा रहा है और ये जो बुक है प्रभात पब्लिकेशन की, ये जो सेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, यह बुक को लिखे हैं बिहार के आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह सर ने इसे लिखा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो जाकर के वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के जो लेखक है एक अज्ञात यूनानी नाविक को दिया जाता है। तो एक अज्ञात यूनानी नाविक को इस किताब के लेखन का श्रेय दिया जाता है। एशिया माइनर से प्राप्त बोजकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया। ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई जगह क्वेश्चन पूछा गया। बोजकोई अभिलेख जो है इसमें 4 देवता का जिक्र है, इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य। तो 4 देवता कौन कौन हैं? इंद्र हैं, वरुण है, मित्र है और नात्स्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना को लेकर के चर्चा चल रही है। स्वामित्व योजना का जो पूरा फुल फॉर्म है उसको भी याद रखिएगा आप लोग। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। इस योजना की शुरुआत किया गया था 24 अप्रैल 2020, 2020 में किया गया था। 24 अप्रैल को किया गया था। और 24 अप्रैल को क्यों किया गया था? क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये योजना संबंधित है पंचायती राज मंत्रालय से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पे अंकित है? तो ये जो अंकित है बेसिकली ये है बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सुल्तान के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख था? तो दिल्ली सुल्तान के जो अधीन सैन्य विभाग था इसका प्रमुख था जो था वो था आरिज ए मुमालिक, ऑप्शन सी, आरिज ए मुमालिक। दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता था और सैन्य विभाग का प्रमुख होता था आरिज ए मुमालिक। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। बेसिकली ये जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसे किसने लिखा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है प्रोफेसर बिमल प्रसाद। प्रोफेसर बिमल प्रसाद ने इस किताब को लिखा है और प्रोफेसर बिमल प्रसाद जयप्रकाश नारायण के सहयोगी के रूप में काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चोल प्रशासन में पारडी कव्वल से तात्पर्य है। तो चोल प्रशासन जो है सबसे अधिक फेमस किसके लिए है? तो ये सोचना होगा और इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। बीपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है चोल प्रशासन किसके लिए फेमस था। तो चोल प्रशासन ग्राम पंचायत के लिए फेमस था। तो चोल प्रशासन में ये जो पारडी कव्वल दिया जाता था, ये जो संबंधित था, ये बेसिकली गांव के सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला एक कर था। तो बेसिकली गांव में जो चौकीदार वगैरह रखते थे उसको दिया जाने वाला सैलरी दिया जाता था पारडी कव्वल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल के पाल शासकों के काल में किस कृषक समुदाय ने विरोध किया था? तो बंगाल के पाल शासकों के काल में केवर्त कृषक समुदाय जो था, केवर्त, ये एक कृषक समुदाय था, इसने विद्रोह किया था पाल काल में।
क्वेश्चन नंबर 9, सुडोकू पहेली के गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। तो ये जापान के हैं माकी काजी, इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है और बेसिकली सुडोकू पहेली के गॉडफादर के रूप में इन्हें जाना जाता है। माकी काजी जो जापान से हैं, हाल में इसका निधन हुआ, इसके कारण एक बार फिर से चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 10, फुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के किस सेना का उल्लेख मिला है? डीप क्वेश्चन पूछा गया है यह, एक तरह से इसको डीप क्वेश्चन आप कह सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन भी है। फुलकेशिन द्वितीय ने के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के किस सेना का उल्लेख मिला है? तो गज सेना का उल्लेख मिला है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, पत्नी पूजा, पातिनी पूजा या पत्नी पूजा भी कह सकते हैं, को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? तो बेसिकली पत्नी पूजा जो किया जाता था, चोल शासक था गुटवन, गुटवन के द्वारा पत्नी पूजा को प्रारंभ किया गया था, जहां पत्नी को देवी के रूप में दिखाया जाता था। तो इसकी जो चर्चा है बेसिकली वो किया गया है ऑप्शन बी शिल्पाधिकारम में। क्वेश्चन नंबर 12, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना किसने किया है? तो जजमानी प्रथा बेसिकली हम लोग के क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में ये काफ़ी फेमस है। तो जजमानी प्रथा के लिए जो एक उपन्यास लिखा गया, जिस उपन्यास का नाम है गण देवता, इस गण देवता को लिखने वाले जो हैं ये हैं ऑप्शन सी ताराशंकर बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 13, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराक एक क्या है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति के जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं अपराक, जिसका एक नाम है, ये बेसिकली शिलाहार राजा थे, ऑप्शन सी, ये शिलाहार राजा थे जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पे टीका लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14, गोपुरम कहाँ की मंदिरों की विशेषता है? तो ये दक्षिण के मंदिर की विशेषता है और ये तमिलनाडु के मंदिर की विशेषता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिक का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में कहाँ हुआ था? तो अगर आप इतिहास को खंगालेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विद्रोह हुआ था 1806 में और ये हुआ था वेल्लोर सिपाही विद्रोह, 1806 में हुआ था। और बेसिकली ये इसलिए हुआ था कि जो सैनिक हमारे थे वो सैनिक तिलक और पगड़ी लगाने से उसे रोका गया था और उसकी जगह कहा जाता था कि आप हैट पहनिए। और हैट जो होता था, टोपी जो होता था, अंग्रेजी टोपी, वो चमड़े का बना होता था। तो इसके कारण ये विरोध हुआ था और ये विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सृजन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो सृजन पोर्टल जो है बेसिकली शुरुआत किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और रक्षा मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा बना हुआ है, खास करके रक्षा के सेक्टर में डिपेंड होने के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए भारत सरकार कई सारी योजना को क्रियान्वित कर रही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? देखिए, रॉबर्ट ब्रूस को जो है बेसिकली भारतीय प्राग इतिहास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय प्राग इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। और ये जो उपकरण है उन्हें मिला था 1863 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है। तो भारतीय संविधान किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो बेसिकली संविधान क्या है? नियमों का एक संग्रह है। तो संविधान क्या है? नियमों का एक संग्रह है। तो ये एक नियम पुस्तिका इसको आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहां पे? तो बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो माउंटबेटन योजना जो प्रस्तुत किया गया था ये बेसिकली विभाजन का एक योजना था और इस योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं।
तो या तो माउंटबेटन योजना आपको दे देगा या 3 जून की योजना दे देगा, दोनों एक ही चीज़ है। ये विभाजन को लेकर के योजना प्रस्तुत किया गया था 3 जून 1947 में माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। इसकी घोषणा हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो अंतरिम सरकार जो बना था, कैबिनेट मिशन आने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और इसमें राजेंद्र बाबू शामिल थे, राजगोपालाजी शामिल थे, जगजीवन राम ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं, ये भी शामिल थे, लेकिन इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ। तो कोल्डी हवा कहाँ है? इलाहाबाद के निकट है और उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। सितंबर 1770 में की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? तो 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने गद्दी पे बैठाया था मीर जाफर को। मीर जाफर जो है अंग्रेजों के जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने में असक्षम हुआ। तो ऐसे कंडीशन में मीर जाफर के जो दामाद है मीर कासिम को सत्ता पे बैठा दिया गया अंग्रेज के द्वारा, और मीर कासिम ने ये 1770 नहीं है 1760 है एक्चुअली। तो इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? तो बेसिकली ये जो सौंपे थे वो वर्धमान सौंपे थे, मिदनापुर सौंपे थे और चटगांव सौंपे थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लीची अगर आप देखेंगे टोटल भारत में जितना लीची होता है उसका 71% होता है उत्पादन बिहार में। भारत की टोटल लीची का 71% उत्पादन बिहार में होता है, और बिहार में भी सबसे अधिक होता है मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है, सही आंसर है इसका मुजफ्फरपुर। तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। वारकरी समुदाय के प्रमुख देवता, तो वारकरी समुदाय जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, और इसके प्रमुख जो देवता है विट्ठल देवता है। ऑप्शन डी विट्ठल देवता। क्वेश्चन नंबर 27, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कहाँ थी? तो कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की जो विशालतम बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती थी, वो हुगली में थी। ऑप्शन बी। किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आप लोग जानकारी होगी। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया प्राक्कलन समिति। और लोक लेखा समिति के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने में रखता हूं कि इसकी स्थापना का 100 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। लोक लेखा समिति के स्थापना का 100 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। इसका शताब्दी समारोह मनाया गया था हाल में ही। क्वेश्चन नंबर 30 मानव के लिए एक धर्म
एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया गया था। तो ये आह्वान जो किया गया था वो बेसिकली किया गया था श्री नारायण गुरु जी के द्वारा, ऑप्शन बी। ऋतु प्रवास किससे संबंधित है? तो ऋतु प्रवास को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिकली संबंधित है लोगों को अपने पशु सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु के अनुसार लौटने का। तो पहाड़ के लोग जो है वो घाटी में आ जाते हैं, घाटी से फिर पहाड़ पे चले जाते हैं। ये ऋतु प्रवास के अनुसार ये चक्र वो लोग दोहराते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित व्यवसाय में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से व्यवसाय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, द्वितीय सेक्टर से जुड़ा हुआ है और तृतीय सेक्टर से जुड़ा हुआ? तो प्राथमिक सेक्टर से जो जुड़ा हुआ बेसिकली कृषि जुड़ा हुआ है और पशुचारण जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुचारण। भारत में मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादक है। भारत में मैग्नीज का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है उड़ीसा में, ऑप्शन सी। अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? तो जहां अमरकंटक है बेसिकली वो नर्मदा नदी का भी स्रोत अमरकंटक है और सोन नदी का जो स्रोत है वो भी अमरकंटक है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ के बीच अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल बेसिकली जो है वो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच अवस्थित है, ऑप्शन सी। भारत में गन्ना का उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक गन्ना का जो उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। ब्राजील के सवाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के जो सवाना घास का मैदान है उसे कंपोज कहा जाता है और अर्जेंटीना का पोम्पास कहा जाता है। तो ब्राजील का कंपोज कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपोज। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ से 2 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि पंजाब के क्षेत्र में जो बारिश होती है और खास करके नवंबर दिसंबर में ठंडी के महीने में पंजाब में जो बारिश होती है वो किसके प्रभाव से होती है? तो पंजाब के क्षेत्र में जो ठंडी के महीने में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो बेसिकली भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 में बद्दू जनजाति जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बद्दू जनजाति संबंधित है पशुचारण से और बोरो जनजाति जो है ये कृषि से संबंधित है। तो 4-1 इसको मैच कीजिए, 4-1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है और कहां पे है? झारखंड में है। झारखंड का झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, गिर गुजरात में, नंदकारन उड़ीसा में। और सेपरेट क्वेश्चन भी हर जगह से पूछा जाता है। काजीरंगा भी पूछा जाता है, सुंदरवन भी पूछा जाता है, नंदकारन भी पूछा जाता है और गिर भी पूछा जाता है। कई बार सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेगा कि नंदकारन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसको जो आप मैच कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर अस्थायी है? यानी किस आधार से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है? तो नॉर्मली जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के आधार पे भी मानव जातियों का वर्गीकरण किया जाता है। मस्तिष्क की जो चौड़ाई है, चौड़ाई अपॉन मस्तिष्क की लंबाई, तो चौड़ाई बटा लंबाई इंटू 100 करके जो है एक पैमाना फिक्स किया जाता है।
चौड़ाई अपॉन लंबाई इंटू 100 करके एक पैमाना फिक्स किया जाता है और उस आधार पे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसको ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, श्रेयस सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 43, आसियान के कौन से देश सदस्य नहीं है? तो आसियान के जो 10 देश हैं, 10 देश का आप लोग नाम याद रखिएगा। पहले 5 देश को नाम याद रखने का जो सिंपल तरीका वो यह है कि ऐसा देश जहां हम इंडिया से बाय रोड जा सकते हैं। तो पहले 5 देश जो इंडिया से सटा हुआ है, एक तो म्यांमार है, दूसरा लाओस है, तीसरा कंबोडिया है, चौथा थाईलैंड है और 5वां वियतनाम है। तो ये 5 देश जो इंडिया से सटा हुआ है इन द सेंस कि यहाँ से भूमि के माध्यम से हम जा सकते हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम, ये 5 देश हुआ। रेस्ट 5 जो देश है वो है सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इस तरह से 10 देश का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन है? तो छांदो उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन है, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 45, विकास उद्योग किसे कहा जाता है? तो विकास उद्योग जो बेसिकली कहा जाता है वो कहा जाता है रसायन उद्योग को विकास उद्योग की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन ए। भारत में कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? तो भारत में जो कोरोमंडल तट है उसमें जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है बेसिकली अक्टूबर नवंबर के महीने में। देखिए अक्टूबर महीने, नवंबर का जो महीना है ठंड से वर्षा का सीजन है। ठंड से जो वर्षा होता है वो 2 जगह होता है, एक तो पंजाब में होता है ठंड के समय में वर्षा, और एक होता है तमिलनाडु में। पंजाब का जो वर्षा होता है ये वर्षा होता है आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो पश्चिमी विक्षोभ से ठंडी के महीने में पंजाब के क्षेत्र में वर्षा होती है, और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो वर्षा होती है ठंडी के महीने में अक्टूबर नवंबर में, वो वर्षा होती है बेसिकली लौटती मानसून के कारण। मानसून जो जून में भारत में इन करता है वो लौटता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो उसी समय में लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे या तमिलनाडु में। तो ये दोनों क्वेश्चन सेपरेट रूप से पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, उष्ण कटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। ऑप्शन ए है वृक्षों के विकास की तीव्र दर के कारण, ऑप्शन बी है परिवहन की सरल उपलब्धता के कारण, ऑप्शन सी है एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण, या ऑप्शन डी है कठोर लकड़ी के कारण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, रुक्मिणदेही, सांची, सारनाथ और सहसाराम स्थानों के बीच क्या समानता है? तो ये जितने भी स्थान का मैंने जिक्र किया उस सभी स्थान पे अशोक के स्तंभ अभिलेख अवस्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुप्त साम्राज्य ने परम भट्टारकर निम्नलिखित में क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारकर जो है बेसिकली क्या था? गुप्त राजाओं के द्वारा धारित उपाधि थी। तो गुप्त राजा जो है अपने आप को उपाधि जो देते थे वो था परम भट्टारकर। अगेन मैचिंग के लिए है क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए कल्पक्कम किस लिए फेमस है? कल्पक्कम जो है बेसिकली वो परमाणु ऊर्जा के लिए फेमस है। कल्पक्कम क्या है? परमाणु ऊर्जा के लिए फेमस है। हरिद्वार को अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार फेमस है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हरिद्वार हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। पिंजौर को आप देखेंगे तो मशीन का टूल पिंजौर में बेसिकली निर्माण होता है, और कोयली पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। तो इसको जो मैच कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है, ये फेमस स्टेटमेंट दिए हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। बैंक चाहेगा तो सुविधा देगा, नहीं चाहेगा तो सुविधा नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहेगी तो नीति निर्देशक तत्व को इम्प्लीमेंट करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। और ये फेमस स्टेटमेंट है के.टी. शाह के द्वारा। बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो बिना संसद के सदस्य हुए भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। एक सांसद जो भी काम कर सकता है, भारत के न्यायवादी महान्यायवादी सारे काम कर सकते हैं। किसी समिति के सदस्य बनना हो वो बन सकते हैं, संसद में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, वोट नहीं दे सकते हैं। किसी भी चीज़ का जब वोटिंग होगा तो महान्यायवादी वोट नहीं देंगे, बाकी सारे काम कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शक्ति बेसिकली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है या दिया जाता है। और विश्व में जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है या जुडिशियल रिव्यू है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत यूएसए से हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण की जो शुरुआत हुई है वो यूएसए से हुई है। निम्नलिखित में किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? पॉल एपलबी रिपोर्ट, प्रशासनिक सुधार से इस रिपोर्ट संबंधित है। राज्य मन्नार समिति का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बेसिकली संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के। पंचायत सचिव के प्रधान का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत सचिव जो होते हैं उसके जो प्रधान है उसका चुनाव करता है पंचायत समिति के सदस्य। किसी विधेयक पे मतभेद होने पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर मतभेद होगा मान लेते हैं, तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर जो संघात्मक सरकार कमजोर सरकार क्यों है? देखिए, संघवाद अमेरिका को अगर आप देखिएगा तो अमेरिका में कोविड इतना फैला क्यों? तो उसके रीजन में एक संघवाद भी रीजन होता है, क्योंकि अमेरिका का हर एक राज्य जो होता है वो इंडिविजुअल अपनी नीति तय करता है। भारत में क्या है कि संघात्मक होने के बाद भी एकात्मक शक्ति है, यानी कोई आपातकालीन परिस्थिति होगा तो भारत में संघात्मक की जगह एकात्मक शक्ति यूज सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार यूज कर सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं था। तो बेसिक इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है कि यह आकस्मिक संकट का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती है। कोई आकस्मिक संकट अगर आ जाए, जो संघात्मक देश है, पूरी तरह से संघात्मक देश है, तो आकस्मिक संकट का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग मत होगा। वहां पे जितने भी राज्य होंगे हर एक राज्य का अपना अपना मत हो सकता है। किसने कहा था कि दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन के नाम धारण कर लिया? तो ये जो स्टेटमेंट है ये फाइनर का स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी। केंद्र के अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में जो अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुआ था, अगस्त महीने में, यह हुआ था कैबिनेट मिशन के आने के बाद। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? सेकेंड चेंबर सबसे अधिक शक्तिशाली विश्व में कौन सा है? तो अमेरिका का सीनेट है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 को जो है
42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको संविधान में ऐड किया गया 1976 में। मूल संविधान का ये पार्ट नहीं था और ये किया गया है मूल कर्तव्य। नाबार्ड का क्वेश्चन नंबर 63, नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बायोफ्लॉक तकनीक जो है बेसिकली मछली पालन वगैरह में किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता का जिक्र है, बिल्कुल जिक्र है, और ये चर्चा में वर्तमान में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना लाई है और कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत योजना जो है गांधी जी के आर्थिक सोच को दर्शाता है। विकेंद्रीकृत उत्पादन भी है, न्याय उचित वितरण भी है, लेकिन केंद्रीय उत्पादन नहीं है। देखिए गांधी जी हमेशा सेंट्रलाइजेशन का विरोध करते थे, तो इस रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। केंद्रीकृत उत्पादन इसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? तो न्यायशीलता का सिद्धांत था, ऑप्शन डी। गांधी जी ने न्यायशीलता का सिद्धांत इसके लिए दिया था। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों और छोटे सिक्कों जारी किसके द्वारा किया जाता है? क्या रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होता है? बिल्कुल नहीं। तो 1 रुपए का नोट और जो सिक्का होता है बेसिकली भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत सरकार में भी अगर आपको स्पेसिफाई करके पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया? तो दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है बेसिकली भारत में शुरू किया गया था, वो किया गया था 1957 में। 1957 में। ब्याज दर निर्धारण की जाती है, तो ब्याज का जो दर है किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो ब्याज का निर्धारण तरलता अधिमान द्वारा किया जाता है। यानी मार्केट में लिक्विडिटी किस तरह से होगी, उसी लिक्विडिटी के आधार पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? अल्प ब्याज नीति को सस्ती मुद्रा नीति भी कहते हैं, ऑप्शन ए। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। जिस दर पे वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधारी लेते हैं, मान लीजिए एसबीआई को पैसा चाहिए, एसबीआई आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई जिस दर पे इसको पैसा देगा उसी को कहा गया है बैंक दर। और बैंक दर नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाने वाला लोन एक तरह से है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से काम नहीं करती है? विदेशी मुद्रा विनिमय का काम बिल्कुल करती है, मौद्रिक नीति का नियंत्रण भी करती है। सरकारी खर्च का नियंत्रण क्यों करेगा भाई? आरबीआई सरकारी खर्च का नियंत्रण क्यों करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? साइंस का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। तो ल्यूमेन जो मात्रक है वो मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन ए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ऑप्शन डी। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है।
परमाणु घड़ी निम्नलिखित में किसके संक्रमण पे आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी जो है क्या सोडियम के संक्रमण पे आधारित होती है? बिल्कुल नहीं। परमाणु घड़ी जो है सीजियम के संक्रमण पे आधारित होती है, ऑप्शन बी। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से जो हमेशा होगा वो सीधा प्रतिबिंब होगा और आभासी होगा, वर्चुअल प्रतिबिंब होगा। वर्चुअल और सीधा प्रतिबिंब हमेशा अवतल लेंस बनाएगी। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे आधारित है या किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पेरिस्कोप जो है प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्शन डी। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये तत्व जो है प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, ऑप्शन बी, रेडियम। कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो धात्विक रूप में भी रासायनिक व्यवहार करता है और अधात्विक रूप में भी रासायनिक व्यवहार करता है। इस एलिमेंट का नाम है बोरॉन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली कौन सी धातु है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी जो होगा या विद्युत चालकता जो होगा वो होगा चांदी का, सबसे अधिक चांदी का होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालकता कौन सा होता है? सबसे कम चालकता। तो सबसे हीन चालकता या सबसे कम चालकता होता है सीसा का, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 84, कांसा निम्नलिखित में किस धातु का मिश्रण है? एक क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिश्र धातु से पूछा जाता है, जैसे कांसा किसका मिश्रण है या तांबा किसका मिश्रण है, स्टील किसका मिश्रण है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तांबा और जस्ता इसको मिलाकर के पीतल बनता है और तांबा और टीन मिला देंगे तो ये कांसा बन जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा और टीन। क्वार्टर्स एक रूप है किसका? क्वार्टर्स एक रूप है बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, SiO2 को क्वार्टर्स कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में जो है टंगस्टन बेसिकली शामिल नहीं है। अगर आप स्टेनलेस स्टील में देखेंगे तो आयरन शामिल होता है, क्रोमियम शामिल होता है, निकेल शामिल होता है, लेकिन इसमें टंगस्टन कहीं से भी शामिल नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त के स्पंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रक्त के जो स्पंदन मतलब होता है थक्का जमाने, तो रक्त के थक्का जमाने में मदद करने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? तो साइट्रिक एसिड जो खट्टा चीज होता है उसमें होता है। तो यहाँ पे खट्टा चीज क्या है? नींबू है, तो साइट्रिक एसिड नींबू में होगा, ऑप्शन डी। मूत्र बनता कहाँ पे है? तो मूत्र जो है किडनी से एक नली निकलती है, वहीं पे मूत्र बनता है और वो जो नली है उसका नाम है संग्राहक वाहिनी। तो ऑप्शन ए इसका सही है आंसर। किडनी से जो ये नली निकलती है जिसका नाम है संग्राहक वाहिनी, यहीं पे मूत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि औषधि को क्या कहते हैं? उस औषधि को क्या कहते हैं? उस दवाई का नाम क्या है? तो इस दवाई का नाम है ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए, यस, ऑप्शन सी है डाययूरेटिक। दवाई का नाम है डाययूरेटिक। एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग है, पादप हार्मोन है, एलिनिन है या लिंग गुणसूत्र है। मानव में 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ी में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो सेम होता है, चाहे वो पुरुष में हो महिला में, दोनों में सेम होता है। अंतिम जो 23वां जोड़ी होता है वो अलग होता है और यही 23वां जोड़ी एक व्यक्ति को
स्त्री बना देता है और एक व्यक्ति को पुरुष बना देता है। और इसी 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है इसका नाम है एलोसोम। तो सेपरेट क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होगा उसे लिंग गुणसूत्र कहेंगे और इसी का नाम है एलोसोम। क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब किस द्वीप पे स्थित है? तो डार्विन का मेहराब जो है बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई। ये किसी द्वीप पे जो दिया हुआ उस द्वीप पे स्थित नहीं है, ये बेसिकली स्थित है गैलापागोस द्वीप पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यह अवस्थित है गैलापागोस द्वीप पे। क्वेश्चन नंबर 93, तिरुक्कल्लूर एक तमिल साहित्य है जो क्या है? तो तिरुक्कल्लूर जो है नैतिक संहिता पे एक प्राचीन ग्रंथ है। तिरुक्कल्लूर क्या है? नैतिक संहिता पे आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? तो सिग्मा रूपी बृहदांत जो है बेसिकली बड़ी आंत का पार्ट है, ऑप्शन ए। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? तो सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु है वो है एक केंद्रा कानो, एक मोनोसाइट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो रोग प्रतिकारक यानी रोग से फाइट करने वाला, रोग से लड़ने वाला, उत्पन्न करने वाला जो सेल है उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट क्या करता है? यही रोग से फाइट करता है, ऑप्शन सी। टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखा है? तो ये फेमस किताब है, काफ़ी फेमस किताब है और एक दो किताब के नाम भी पूछे ही जाते हैं बीपीएससी में। तो ये किताब लिखा है विक्रम सेठ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा उत्सव जो है बेसिकली ये तेलंगाना में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल ट्रम बेसिकली भूटान की मुद्रा है। हमारे पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा का नाम नगुल ट्रम है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये पटियाला में, पंजाब के पटियाला में स्थित है, ऑप्शन सी। ब्रावर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय स्थल के रूप में किया गया था? तो ब्रावर की गुफा जो है ये बेसिकली आजीवक संप्रदाय की आश्रय के रूप में किया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 102, अशोक की राजधानी कहां पे है? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में है, पाटलिपुत्रा में थी। निम्नलिखित में किस शासक ने 16 कुल की नीति अपनाई? 16 कुल की नीति अपनाने के साथ इस शासक ने राजपूत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। कछवाड़ा की जो राजकुमारी थी जोधाबाई, उसके साथ शादी किया था अकबर ने। तो ये एग्जैक्ट इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई, अकबर। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पे कब आक्रमण किया था? तो राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार में नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन भी सेपरेट रूप से पूछा जाता है। और बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद अकबर ने राजा मानसिंह ने 1590 में उड़ीसा पे आक्रमण किया था, ऑप्शन ए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया। कर्नाट वंश जो है मिथिलांचल के क्षेत्र में अवस्थित वंश था और कर्नाट वंश का पहला शासक नान्यदेव था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, ऑप्शन बी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नाजिब था?
तो बिहार का प्रथम नाजिब था राजा राम नारायण, ऑप्शन डी। बिहार के क्षेत्र में 1557-58 में के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने प्रारंभ किया था? तो मीर जाफर और अंग्रेजों का जो विरोध प्रारंभ किया था वो किया था उपयुक्त राजा रामनारायण ने भी किया था, पहलवान सिंह ने भी किया था, कामगार खां और सुंदर सिंह ने भी किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109, थुब्बल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? थुब्बल बहुउद्देशीय परियोजना नॉर्थ इंडिया की या नॉर्थ ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसकी नींव हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है और ये बेसिकली मणिपुर राज्य में है। ये कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो बिहार में उग्र आंदोलन हुआ था वो 1955 में हुआ था, ऑप्शन बी। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में प्रवेश किस जिला में करती है और बिहार से निकलती किस जिला में? मतलब बिहार से आउट किस जिला में होती है? तो प्रवेश करती है बक्सर में और निकलती है भागलपुर से। उत्तर गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो उत्तर गंगा का जो मैदान है, गंगा का उत्तरी मैदान जो है उसमें सोमेश्वर की पहाड़ी है और सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपको पश्चिमी चंपारण में। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो बिहार में अगर आप जाएंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3, 4, 5, इसी तरह से याद कर लीजिएगा 3, 4, 5 इतना किलोमीटर है, 3, 4, 5। और पूर्व से पश्चिम अगर जाएंगे तो 483 किलोमीटर आई थिंक है, 483 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 114, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? तो ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, वर्तमान में काफ़ी चर्चा है। इसकी शुरुआत बेसिकली हुई थी 2008 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है? तो लालसर पक्षी जो बेसिकली वो कहाँ पे बेसिकली आता है, कौन पक्षी विहार उसका संरक्षण करता है? तो ये जो है बक्सर पक्षी विहार इसके संरक्षण करते हैं, ऑप्शन ए। बिहार में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। तो बिहार में जो गेहूं का उत्पादन होता है बेसिकली शाहाबाद के जो क्षेत्र है इसमें आपको बक्सर के कुछ पार्ट आते हैं और बेसिकली इसमें आरा के पार्ट आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहाबाद का क्षेत्र। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकलने वाली नहर का नाम क्या है? ये नहर बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नहर में से एक है जिसका नाम है सोन नहर, ऑप्शन सी। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? तो बरौनी रिफाइनरी जो बिहार में है काफ़ी फेमस रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की शुरुआत हुई थी 1964 में, यस 1964 में हुई थी और ये बना था बेसिकली रूस की मदद से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो बिहार में जो अनुसूचित जनजाति है उसका न्यूनतम जनसंख्या वो है शिवहर जिले में, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले में का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार के जो में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है अगर आप देखेंगे तो वो शिवहर में है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो है पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो विश्व शांति स्तूप ये राजगीर में है। उसके बाद मनियार मठ ये भी राजगीर में है, बेलूवन भी राजगीर में है, लेकिन मलिक बयां का मकबरा ये राजगीर में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप, केसरिया स्तूप भी से कहते हैं, ये राजगीर में स्थित है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन आ गया मैथ का क्वेश्चन। 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/51। क्वेश्चन नंबर 125, 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 126, 126 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 95, ऑप्शन सी 95। 127, 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 218.75। क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.41। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 11006। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 99। क्वेश्चन नंबर 133, हमास लगातार चर्चा में है, तो हमास कहां से बिलोंग करता है? हमास एक आतंकवादी संगठन है, चरमपंथी संगठन है, ये बेसिकली गाजा पट्टी से बिलोंग करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134, केंद्र सरकार के अनुसार भारत में मौजूदा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितना है? तो इसको भी इस रूप में याद करिएगा, 6780, 6780, 6780 लगातार है, 6 से लेकर के 8 तक, और उसके बाद 0 लगा दीजिए। तो बेसिकली हमारा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी वर्तमान में है 6780 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 135, करेंट का क्वेश्चन है ये सारा का सारा। हाल में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिछले वर्ष कई वर्ष से कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो नगदगा पेलजी खोरलो, नगदग पेलजी खोरलो, ये सम्मान जो है एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह से हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह से ये सम्मान एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हमारे देश के पीएम मोदी को मिला है। ये कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 136, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, भारत, ईरान और किस देश ने 14 सितंबर 2021 को चाबहार पोर्ट पे संयुक्त रूप से बातचीत किया? तो बेसिकली ये जो देश है ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मध्य एशियाई देश है, लैंड लॉक कंट्री है, और ये भी चाहता है कि चाबहार के एक्सेस उसे भी मिले। इस देश का नाम है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। जैतापुर विश्व का सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जैतापुर जो है बेसिकली महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति देता है? यानी राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो ये अनुच्छेद 217 के तहत करते हैं, ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप एक वार्षिक घटना है जो निम्नलिखित जानवरों में से किसके लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिसमस द्वीप है जहां पे लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है। कौन से जंतु? तो ये जो जंतु है इसका नाम है केकड़ा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में कौन से सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं है? तो निगम कर बिल्कुल सरकार का राजस्व प्राप्ति का स्रोत है, संघ उत्पाद शुल्क भी स्रोत है, सीमा शुल्क भी स्रोत है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्तियां जो है सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142, वांचुआ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो वांचुआ त्योहार जो है तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये बेसिकली असम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143, हजारा फारसी भाषी जो समूह है वो किस देश का? देखिए हजारा कम्युनिटी लगातार चर्चा में और कई रीजन से चर्चा में, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये करंट एनालिसिस जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, वहाँ भी हमने आपके साथ चर्चा किया। तो बेसिकली ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, ये मूल निवासी अफगानिस्तान का है और पाकिस्तान में भी बड़ी मात्रा में ये पाया जाता है, हजारा कम्युनिटी। सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक मॉडल किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो ये बेसिकली किया गया था DB सिखतकर समिति के द्वारा ये सिफारिश किया गया था, ऑप्शन डी। PG वजानी, चिमोली और चुलनूर शब्द जो कभी कभी समाचार पत्र में देखे हैं वो संबंधित हैं। तो ये जो शब्द है बेसिकली ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। विजय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमने बांग्लादेश को फाइनली 1971 के वार में हमारी जीत हुई थी और बांग्लादेश को एक अलग देश हमने स्थापित कर दिया था, बना दिया था। तो विजय दिवस हम मनाते हैं 16 दिसंबर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147, केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं के लिए विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष रखा गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है महिलाओं की उम्र जो है शादी का उम्र बढ़ाने का विचार कर रही है और ये 18 वर्ष की जगह अब 21 वर्ष महिलाओं की शादी का मिनिमम एज तय कर रही है या विचार कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष भर ये लगातार चर्चा में था। हाल में ही किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया? तो ये जो फुटबॉलर हैं ये बेसिकली हैं अर्जेंटीना के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, इस एयरपोर्ट पे 4 रनवे होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 150, डेटा एनालिसिस कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो विश्व के जो है 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति में जो प्रथम स्थान मिला अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिला था। तो ये जो है 150 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने आपके साथ किया सेट नंबर 3 का। सेट 4 का डिस्कशन कल हम लोग करेंगे। साथ ही साथ इसको टेलीग्राम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पेपर है इसको टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ सेट 1 और सेट 2 का एनालिसिस नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।